सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार। इसके पिछले क्लास में हमने देखा था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं परिवहन एवं ऊर्जा परिवहन एवं संचार। तो परिवहन एवं संचार में हम सबसे पहले देखेंगे परिवहन। ये परिवहन क्या होता है? तो देखिए, कोई भी वस्तु जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तो स्वयं नहीं पहुंच सकती है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, और जो भी साधन हम इसमें प्रयुक्त करते हैं उसे ही परिवहन कहा जाता है। तो वस्तुएं एवं सेवाएं आपूर्ति स्थल से मांग स्थल पर स्वयं नहीं पहुंच सकती। वस्तुओं तथा सेवाओं को आपूर्ति स्थलों से मांग स्थलों तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। वस्तुओं तथा सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। और ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है स्थल, दूसरा जल और तीसरा वायु। इन्हीं आधारों पर परिवहन को स्थल, जल और वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम 3 मार्गों द्वारा ले जा सकते हैं या फिर वापस ला सकते हैं। तो पहला मार्ग जो है ये स्थल मार्ग है, दूसरा मार्ग जल मार्ग और तीसरा मार्ग जो है ये वायु मार्ग। तो प्राचीन काल में वायु मार्ग का विकास नहीं हो पाया था, जिसके कारण प्राचीन समय में 2 मार्ग थे, स्थल मार्ग और जल मार्ग। तो आगे है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। और स्थल में कौन कौन से? तो सड़क, रेलवे और पाइपलाइन के माध्यम से। जल में अंतःस्थलीय और सागरीय व महासागरीय मार्ग। अंतःस्थलीय अर्थात एक देश के अंदर में ही जो भी जल का मार्ग है उससे, और जो सागरीय व महासागरीय मार्ग है इसमें सागर के माध्यम से परिवहन किया जाता है, जिसमें एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आना या ले जाना अर्थात आयात और निर्यात किया जाता है। और वायु में देखिए तो राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय अर्थात एक ही देश के अंतर्गत, जैसे भारत है तो भारत के अंतर्गत ही जो सामानों का परिवहन होता है वो वायु मार्ग के द्वारा होता है, उसे ही राष्ट्रीय कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय किसे कहा जाता है? तो अंतर हो गया, यहाँ पे लिखा है अंतर और राष्ट्रीय। तो दो अलग अलग देशों के आवागम को अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे। यहाँ अंतर हो जाएगा। जब किसी भी वर्ड में पहले अंतर लग जाए और उसके बाद जो भी हो तो वो दोनों अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय है तो इसमें 2 राष्ट्र या फिर इससे अधिक राष्ट्रों के बीच आवागमन वस्तुओं का होता है, तो इसे ही हम कहेंगे वायु मार्ग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। अब आगे देखते हैं स्थल परिवहन। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है स्थल परिवहन, यहाँ पे सिर्फ स्थल परिवहन होगा। तो भारत में स्थल मार्गों का प्रचलन प्राचीन समय से है। रेल आधुनिक परिवर्तन के रूप में विकसित हुई है। सड़क परिवहन तथा रेल परिवहन स्थल परिवहन के घटक है। तो देखिए, स्थल परिवहन में कौन कौन से परिवहन के साधन आ गए? एक सड़क परिवहन और एक रेल परिवहन। तो सड़क मार्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार के यातायात साधनों का आना जाना होता है, यातायात साधनों का। और रेल परिवहन, इसमें रेल की पटरियां बिछी होती हैं और उसमें सिर्फ रेलगाड़ी ही चलती है और उसी के द्वारा सामानों का आना जाना होता है। तो स्थल परिवर्तन के ये 2 मुख्य घटक हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। आगे है सड़क परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल 56 लाख किलोमीटर है। अर्थात हमारे भारत देश में जितनी भी सड़क हैं उनकी लंबाई को मिला दिया जाए तो ये 56 लाख किलोमीटर तक की लंबाई की है। देखिए, यहाँ पे लिखा है एक टर्म सड़क जाल। तो सड़क जाल किसे कहेंगे? तो देखिए, हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के अर्थात विभिन्न प्रकार के सड़कों का
जाल बिछा हुआ है। ये इधर से भी है, इधर से भी है, इस प्रकार से हर तरफ से सड़क ही सड़क बने हुए हैं, या फिर ये कच्चे हो या फिर ये पक्के हो। तो ये एक जाल के समान दिखाई देता है, इसी को सड़क जाल कहा जाएगा, सड़क जाल। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ है। तो देखिए, रेल परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था? ये 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी। और इससे पहले ही सड़क का विकास हो चुका, सड़क मार्ग, रोड। तो वही लिखा है यहाँ पे कि सड़क परिवहन का जो प्रारंभ हुआ वो रेल परिवहन से पहले ही हुआ है। अब सड़क परिवहन में हम देखते हैं राष्ट्रीय महामार्ग। राष्ट्रीय महामार्ग वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय महामार्ग या फिर नेशनल हाईवे NH के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, सड़क परिवहन के अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग, उसके बाद राज्य महामार्ग, राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, फिर जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमांत सड़कें, ये आते हैं सीमांत सड़कें। तो इसमें से भी जो फर्स्ट वाला राष्ट्रीय महामार्ग है, ये किसे कहा जाता है? तो जिन सड़कों का निर्माण और रक्षा ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा, उन्हें ही राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है, या फिर इसे शॉर्ट में NH भी कहा जाता है, जिसका मतलब नेशनल हाईवे हो गया। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन एवं इन सड़कों, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये पूरा। तो इन सड़कों का उपयोग जो है ये अंतर्राज्यीय परिवहन एवं सामरिक क्षेत्रों तथा रक्षा सामग्री व सेना के आवागमन के लिए होता है। तो इन सड़कों का जो उपयोग है ये किस लिए होता है? तो ये अंतर्राज्यीय परिवहन, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में। और साथ ही साथ सामरिक क्षेत्र, सामरिक अर्थात युद्ध वाले क्षेत्रों तथा रक्षा सामग्री व सेना के आवागमन के लिए होता है, आने जाने के लिए। उसके बाद आगे है राष्ट्रीय महामार्ग राज्यों की राजधानियां, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को आपस में जोड़ते हैं। तो हमारे भारत देश में अलग अलग राज्य हैं, कुल 28 राज्य हैं। तो इन राज्यों की राजधानियां भी हैं, तो इन्हीं राजधानियों को ये मार्ग जो है ये जोड़ते हैं। और इसके साथ साथ ही जो प्रमुख नगर हैं अर्थात शहर, उनके भी मार्ग को जोड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। महत्वपूर्ण पत्तनों और रेलवे जंक्शनों को ये आपस में जोड़ते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हो गई राष्ट्रीय महामार्ग की। राष्ट्रीय महामार्ग, उसके बाद है राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं। तो कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही है राष्ट्रीय महामार्ग के विकास के लिए। तो पहला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने देश भर में विभिन्न चरणों में प्रमुख परियोजनाएं प्रारंभ की है। तो NHAI ने विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। तो ये कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो देखिए, पहला जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4x6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल है, जो देश के विशाल 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ते हैं। तो आप इसमें याद रखिए कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, ये 4 महानगर, देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। उसके बाद आगे है उत्तर, दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारा। तो इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, कोच्चि, सेलम पर्वत स्कंद सहित को 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। तो देखिए, ये ऊपर में हो गया, ये इस प्रकार से भारत का मैप है। ये ऊपर में जम्मू कश्मीर, और यहाँ से लेकर के ये इस प्रकार से एक मार्ग है जो कि कन्याकुमारी तक जाता है। इसे ही उत्तर दक्षिण
गलियारा कहा जाता है, और एक है पूर्व से पश्चिम गलियारा। तो देखिए यहाँ पे पूर्व पश्चिम गलियारा, इसका उद्देश्य असम के सिलचर को गुजरात में स्थित पोरबंदर से जोड़ना है। तो यहाँ पे इधर यहाँ पे असम है, तो असम के सिलचर इसको गुजरात के पोरबंदर से, यहाँ पे नीचे पोरबंदर, तो इससे इसको जोड़ना है। यही हो गया पूर्व पश्चिम गलियारा, और ये उत्तर दक्षिण गलियारा। देखिए प्री में इसकी लंबाई तो नहीं पूछी जाएगी प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में भी आपको यही सब पढ़ना है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। आप इसे लगभग 4000 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, और इसे पूर्व पश्चिम गलियारा को लगभग 3500 किलोमीटर। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, तो आप इसे 4000 मान करके चल सकते हैं, और ये इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम इसकी थोड़ी कम है, तो इससे 3500 किलोमीटर आप लगभग याद रख सकते हैं। मेंस में जब आप लिखेंगे तो आप आगे में लगभग लगा देंगे, तो आपका सही हो जाएगा, एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये क्या है 44। पूर्व में NH7 था, इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी गलियारा परियोजना का एक हिस्सा भी है। उत्तरी एवं दक्षिणी, ये वाला यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला उत्तरी एवं दक्षिणी गलियारा परियोजना का एक हिस्सा है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और नेशनल हाईवे 44 जो है ये कोई एक मार्ग नहीं है, बल्कि ये कई सारे नेशनल हाईवे को मिला करके इसका नाम ये NH44 रखा गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में अनेक पुराने राजमार्गों को भी शामिल किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26, NH7 शामिल है। भारत में लगभग 200 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो ये 200 से भी अधिक है। और NH44 जो है इसमें कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ा गया है, जो कि है NH1, NH2, NH3, NH75, NH26, NH7 और एक NH1A। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, बस आप इसे जान लीजिए। तो यहाँ देखिए इस इमेज में ये उत्तर से ये दक्षिण, ये हो गया NH44। ये पूर्व से पश्चिम सिलचर से पोरबंदर तक ये जोड़ता है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा ये हो गया, और ये हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो ब्लैक वाला है NH44, और उसके बाद जो ग्रीन वाला है NH27, ये वाला पूर्व से पश्चिम गलियारा NH27। जो उत्तर से दक्षिण वाला है ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसे जोड़ता है। और भी अन्य राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर राष्ट्रीय महामार्ग। तो देखिए ये क्या क्या है, यहाँ से कोलकाता से लेकर के सूरत, ये सूरत तक जाता है, इसे NH6 कहा जाता है, नेशनल हाईवे 6। उसके बाद यहाँ पे सितारगंज से ये इस प्रकार से विजयवाड़ा होगा, यहाँ पे विजयवाड़ा, ये आंध्र प्रदेश में, ये यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ता है सितारगंज से विजयवाड़ा, तो इसे क्या कहा जाता है NH30। उसके बाद है ये पीला वाला संगरूर, ये संगरूर से जो कि पंजाब में है, ये यहाँ से लेकर के इस प्रकार से जाते हुए महाराष्ट्र पार करते कर्नाटक के बाद कर्नाटक में अंकोला में ये जाके मिलता है, और इसका नाम है NH52। ये इमेज जो है ये आपको PDF में ऐड कर दी गई है, आपको PDF में ये मिल जाएगी, आप इसे PDF में एक बार देख लेंगे फिर से, क्योंकि देखने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। उसके बाद है भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर राष्ट्रीय महामार्ग। तो ये हो गया NH44 पहला, इसकी जो लंबाई है ये लगभग 3800 किलोमीटर बोल सकते हैं, 3800 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी। उसके बाद NH27, ये इसकी जो लंबाई है ये 3500।
आप इसे 4000 भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 3500 पोरबंदर से सिलचर, जिसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है NH48, ये दिल्ली से चेन्नई। उसके बाद है NH52, ये संगरूर से अंगोला, ये भी मैंने दिखाया। उसके बाद आगे है NH30, ये सितारगंज से इब्राहिम पत्तन। NH6, ये जोरबट से न्यू बस्टेक, मेघालय से मिजोरम। फिर NH53, ये हजीरा से पारादीप। फिर NH16, ये कोलकाता से चेन्नई। उसके बाद NH66, ये पवनेल से कन्याकुमारी। उसके बाद NH19, ये दिल्ली से कोलकाता। तो इनमें से आपको जो याद रखना है, ये NH44, NH27, और जो मैंने मैप में NH6 ये दिखाया, इसे आप याद रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। उसके बाद आगे है राष्ट्रीय महामार्गों की सड़कों की लंबाई मात्र 2% है, किंतु ये सड़कें यातायात के दृष्टिकोण से 40% भाग का वहन करती हैं। तो पूरे देश में जो है, ये इस प्रकार से हो गया हमारा भारत। तो पूरे देश में जो राष्ट्रीय महामार्गों की संख्या है, ये बहुत ही कम है, मात्र ये 2% है। अन्य सड़कों के मुकाबले ये मात्र 2% है। लेकिन इसके सहारे, इन राष्ट्रीय महामार्गों के सहारे 40% का जो वहन होता है, ये किया जाता है। अर्थात तो यातायात के द्वारा जो 40% का वहन जो है, ये इन्हीं मार्गों के द्वारा होता है, लेकिन है ये 2% ही। उसके बाद आगे है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, अर्थात NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, का प्रचालन वर्ष 1995 में हुआ था। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह राष्ट्रीय महामार्गों का विकास एवं रखरखाव का तथा प्रचालन करता है। तो NHAI का जो प्रचालन वर्ष है, ये 1995, लेकिन इसकी स्थापना जो है, ये 1988 में ही कर दी गई थी। और इसे संचालित कब किया गया था? तो ये 1995 में संचालित। और ये परिवहन मंत्रालय के अधीन आता है, जो कि महामार्गों का विकास, राष्ट्रीय महामार्गों का विकास और रखरखाव का कार्य करता है। उसके बाद है राज्य राजमार्ग। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। इन सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग आता है। तो देश में जितने भी सड़कें हैं, उनकी टोटल लंबाई जितनी भी है, उनका 4% हिस्सा जो है, अपने आप में तो कोई भी चीज़ 100% होती है, तो जितनी भी सड़कों की लंबाई है, तो उसमें से ये 4% हिस्सा राज्य राजमार्गों का आता है। और इनका निर्माण और रखरखाव का जो जिम्मेदारी है, ये राज्य सरकार का होता है। जैसे कि राष्ट्रीय महामार्ग का जो निर्माण और रखरखाव का कार्य था, ये केंद्र सरकार का था, उसी प्रकार से ये राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। और किसी भी राज्य में जितने भी जिला होते हैं, मान लीजिए ये कोई भी एक राज्य है, इसके अंदर एक राजधानी है, मान लीजिए यहाँ पे राजधानी है, तो इस राजधानी से जितने भी जिला हैं, उनके मुख्यालय को इस राजधानी से जोड़ने का राज्य राजमार्ग काम करता है। उसके बाद आगे है जिला सड़कें। जिला सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। इसके अंतर्गत देश भर की कुल सड़कों की लंबाई का 14% भाग आता है। तो राज्य राजमार्ग जो था, ये 4% भाग में आता था, और जो जिला सड़कें हैं, ये 14%। ये 14% भाग पर, अर्थात जितनी भी सड़कों की लंबाई है, उसमें ये 14% की हिस्सेदारी रखता है जिला सड़कें। और ये क्या करता है, तो जितने भी जिले के मुख्यालय हैं, जो भी जिले हैं, उनके जो भी मुख्यालय हैं, उनको विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद जो इसका रख रखाव का जो भी उत्तरदायित्व है, ये जिला परिषद का होता है। उसके बाद है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण
ग्रामीण सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई व लगभग 80% ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत है। ग्रामीण सड़कों की, यहाँ पे की हो जाएगा, ग्रामीण सड़कों की सघनता में प्रादेशिक विषमता अधिक पाई जाती है। ग्रामीण सड़कों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों व गांवों को शहरों से जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। तो ग्रामीण सड़कें जो क्या करती हैं, तो ये अलग अलग गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है और गांवों के साथ साथ ये शहरों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ती है, अर्थात गांवों से शहरों को एक साथ जोड़ती है। और जो एक योजना चलाया गया था, परियोजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, जो कि 2015 से चलाया जा रहा है, उसके द्वारा इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। आप अभी भी देखेंगे कि बहुत सारे गांव में इस प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं जहां पे ये लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत निर्मित। उसके बाद आगे है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें भारत सरकार के अधीन सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़क का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। तो सीमांत क्षेत्र कहाँ हो गया, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर। उसके बाद ये भारत का हमारा बॉर्डर इधर वाला। तो इन क्षेत्रों में, इन सीमा वाले क्षेत्रों में जो दूसरे देशों से सटे हुए हैं या फिर सीमा लगाते हैं, तो उन क्षेत्रों के आसपास में जो सड़कों का निर्माण किया जाता है ये BRO के द्वारा किया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। 1960 में सीमा सड़क संगठन का निर्माण किया गया था, जिसका कार्य उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। तो युद्ध, सामरिक का अर्थ होता है युद्ध, तो युद्ध वाले जितने भी क्षेत्र हैं उत्तर और इन क्षेत्रों में जो सड़कों का निर्माण है ये BRO के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला जो सड़क परिवहन में है, सड़क नहीं, स्थल परिवहन में अगला है रेल परिवहन। भारतीय रेलवे जाल विश्व जालों में से एक माना जाता है। भारतीय रेल के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये कथन किसका है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ ला करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था, तो ये कथन महात्मा गांधी जी का है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी तथा मुंबई से ठाणे के बीच, यहाँ ठाणे हो जाएगा, एक जगह का नाम है जो कि महाराष्ट्र में है। तो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन निर्मित की गई। भारतीय रेल को 19 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो सर्वप्रथम भारत में जो रेल चली थी वो 1853 ईस्वी में चली थी, 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, डलहौजी। और ये कहाँ पे चली गई थी, तो महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी। और भारतीय रेल को 19 जोनों में विभाजित किया गया है। इससे पहले ये 18 थी और अभी वर्तमान समय में से 19 कर दिया गया है, 19 जोन में विभक्त कर दिया गया है। तो ये है कुछ पूरे 19 जोन भारतीय रेलवे के। जो सेंट्रल रेलवे है ये मुंबई में है, इसका मुख्यालय। ईस्टर्न ये कोलकाता में, ईस्ट सेंट्रल ये हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट ये भुवनेश्वर, नॉर्दर्न रेलवे ये नई दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ये प्रयागराज, नॉर्थ ईस्टर्न ये गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये मालेगांव गुवाहाटी, नॉर्थ वेस्टर्न ये जयपुर, फिर साउथ रेलवे जो है ये चेन्नई, उसके बाद साउथ सेंट्रल ये सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न ये कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल ये बिलासपुर, फिर साउथ वेस्टर्न ये हुबली, फिर वेस्टर्न ये मुंबई चर्च गेट, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, कोलकाता मेट्रो कोलकाता, साउथ कोस्टल रेलवे ये विशाखापट्टनम और कोंकण रेलवे नवी मुंबई। तो ये जो रेलवे जोन है 19 जोन, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में ट्रिक के सहारे और मैप के सहारे मैं याद करवा दूंगी। अब हम आगे देखते हैं
भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस वर्ष 1976 में आरंभ की गई तथा थार एक्सप्रेस का परिचालन वर्ष 2006 में आरंभ हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेल चलती है जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। ये आप याद रखेंगे, समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता किया जाता है, तो इसी से आप रिलेट करके कर सकते हैं कि समझौता एक्सप्रेस जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई जाती है। और इसका आरंभ कब हुआ था? तो 1976 में। और एक साथ ही साथ एक है थार एक्सप्रेस, क्योंकि इस प्रकार से कुछ हमारा भारत है, यहाँ पे है राजस्थान और यहाँ पे थार मरुस्थल। तो ये थार मरुस्थल जो है ये भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो थार एक्सप्रेस है भारत और पाकिस्तान के बीच चलाया जाता है और इसका प्रारंभ जो हुआ था ये 2006 में हुआ था। उसके बाद है मैत्री एक्सप्रेस। ये सेवा ये जो है बांग्लादेश और भारत के बीच चलाई जाती है, मैत्री एक्सप्रेस। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है वो मित्र जैसा है, मित्र के समान। तो इसी से आप रिलेट करके कर सकते हैं कि मैत्री एक्सप्रेस जो है ये बांग्लादेश और भारत के मध्य चलाई जाती है। उसके बाद है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पहाड़ी रेलवे तथा कालका शिमला रेलवे को संयुक्त रूप से विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो ये यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है, तो इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। किसे किसे? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पहाड़ी रेलवे और कालका शिमला रेलवे को। उसके बाद नेक्स्ट जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि जो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, ये 1905 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग निर्धारित करने वाली ट्रेन जो है ये विवेक एक्सप्रेस है, जो असम के डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाला जो रेल है ये है विवेक एक्सप्रेस। और ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है, किसे और किसे? तो असम के डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो ये हो गया हमारा भारत, और यहाँ पास कुछ असम है, यहाँ पे असम का डिब्रूगढ़, और यहाँ से ये इस प्रकार से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अब अगला है परिवहन में जल परिवहन। जल परिवहन भारत में जल मार्ग यात्री तथा माल वहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण सुविधा है। तो जल मार्ग जो है ये यात्री और माल परिवहन दोनों के लिए ही एक सुविधापूर्ण परिवहन मार्ग है। जल मार्ग यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। जल परिवहन को पारिस्थितिकी अनुकूल एवं ईंधन दक्ष प्रणाली माना जाता है, क्योंकि इसमें जो ईंधन का जो खर्च होता है ये कम होता है और इसी के कारण इसे सस्ता भी माना जाता है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन। आगे लिखा है वर्तमान समय में विश्व में सबसे अधिक व्यापार जल परिवहन के माध्यम से ही होता है। जल परिवहन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो अभी जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा सामानों का आना ले जाना अर्थात आयात निर्यात जो किया जाता है ये जल परिवहन के द्वारा ही किया जाता है। जल परिवहन क्योंकि ये एक सस्ता साधन हो गया, जिसके कारण इसमें जो कीमत लगती है ले जाने और ले आने में सामान को या फिर वस्तु को वो कम कीमत पे हो जाती है, जिसके कारण इसे ही सुलभ माना जाता है। और बाय रोड ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, इसी के कारण जल परिवहन को ही अत्यधिक महत्व दिया जाता है। और जल परिवहन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए कौन कौन से। पहला है अंतःस्थलीय जल मार्ग और दूसरा महासागरीय जल मार्ग। पहला है अंतःस्थलीय जल मार्ग। इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जल मार्ग नौकायान हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में योगदान देता है। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस आप इसे पढ़ लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में अंतः जल स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण IWA का निर्माण किया गया था। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि जो अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण का निर्माण है ये 1986 में किया गया। उसके बाद अगला है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों का विवरण इस प्रकार से।
तो देखिए जलमार्ग 1 ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है और इसका जो विस्तार अर्थात जो लंबाई है ये 1620 किलोमीटर है। उसके बाद जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी, फिर जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम, और जलमार्ग 4 ये काकीनाडा तथा पुदुचेरी, और उसके बाद जलमार्ग 5 ये माताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार कितना है तो 588 किलोमीटर। आपको बस 2 ही याद रखना है, एक जलमार्ग 1 और एक जलमार्ग 2। तो जलमार्ग 1 जो है ये प्रयागराज से हल्दिया है और जलमार्ग 2 ये सदिया से धुबरी। तो ये प्रयागराज कहाँ है? यूपी में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद। तो ये प्रयागराज से हल्दिया, हल्दिया कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल या फिर यूपी से पश्चिम बंगाल, या आप डायरेक्ट प्रयागराज से हल्दिया, ये याद रखेंगे। और दूसरा जो है सदिया से धुबरी। तो ये सदिया कहाँ है? ये है असम में, असम, और ये धुबरी भी है असम में ही। तो कुछ इस प्रकार से असम का मैप है जो है। तो यहाँ हो गया सदिया और यहाँ हो गया धुबरी इस जगह। तो ये इस जलमार्ग का नाम है असम में और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। उसके बाद आगे है नीचे, भारत में द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में जो मेरे शुरू की क्लासेस करते आ रहे हैं उन्हें मैंने बताया था कि जो भारत की कुल समुद्र तट की लंबाई जो है ये 7517 किलोमीटर लंबा है और इसमें 12 प्रमुख तथा 200 गौण पत्तन इनको संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में महासागरीय मार्गों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 प्रमुख बंदरगाह है। 12 जो बंदरगाह है ये भारत की मुख्य भूमि में है और एक बंदरगाह जो पोर्ट ब्लेयर अर्थात अंडमान निकोबार में स्थित है। तो उसे मिला करके ये 13 बंदरगाह स्थित है और 200 जो है ये छोटे छोटे बंदरगाह हैं और 13 जो है ये बड़े बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे छोटे। तो ये जो बंदरगाह है ये भारत को एक संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से। तो इन बंदरगाहों को हम देखते हैं। तो देखिए पहला जो है ये कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में स्थित है। इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ पे मुक्त व्यापार होता है और सर्वाधिक व्यापार होता है और इसका जो अभी नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। उसके बाद दूसरा जो बंदरगाह है ये मुंबई में स्थित है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और मुंबई कहाँ है तो महाराष्ट्र में। इस इमेज में देखिए ये हो गया हमारा भारत और ये भारत के कुछ बंदरगाह। तो देखिए पहला जो बंदरगाह है ये कांडला बंदरगाह यहाँ पे है। इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। ये फ्री ट्रेड जोन है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार भी होता है और इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। उसके बाद अगला है मुंबई बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये हो गया हमारा महाराष्ट्र। ये मुंबई बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद यहीं पे महाराष्ट्र में ही और एक बंदरगाह है नाहावा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है, JN पोर्ट, JNP। तो 2 बंदरगाह हो गए महाराष्ट्र में, एक मुंबई और एक नाहावा सेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ पे गोवा स्थित है। तो गोवा में बंदरगाह है, इसका नाम है मार्मा गांव। तो ये मार्मा ये गांव हो जाएगा। इस 1 मिनट, मार्मा गांव पत्तन या बंदरगाह। ये जुआरी नदी जो कि गोवा में स्थित है, तो इसी जुआरी नदी के मुहाने में स्थित है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक। और इस जो बंदरगाह का निर्माण हुआ है ये कोरल में हुआ है। कोरल ये एक समुद्री जीव होता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये कठोर
चट्टान के रूप में हो जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसके कारण ये एक चट्टान के जैसा दिखने लगती है। और इस पे द्वीप भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा जो लक्षद्वीप है ये भी कोरल से बना है। तो ये जो मार्मागाओ बंदरगाह है ये कोरल पे ही बना हुआ है। और यहाँ जो मुंबई बंदरगाह है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बंदरगाह। उसके बाद आगे जो है ये कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक में है मंगलुरु बंदरगाह। और यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है लौह अयस्क का, लौह अयस्क। क्योंकि कर्नाटक के यहाँ पे बाबा बुदान क्षेत्र में लौह अयस्क का काफ़ी ज़्यादा निक्षेप है, और इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी। तो इसी कारण यहाँ पे लौह अयस्क काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण से यहाँ पे लौह अयस्क का निर्यात इस मंगलुरु बंदरगाह से किया जाता है। इसके साथ ही साथ तेल, कॉफ़ी, चाय, ग्रेनाइट पत्थर, सोरा इत्यादि का भी यहाँ से निर्यात किया जाता है। फिर अगला जो बंदरगाह है ये केरल में है। और ये कौन सा बंदरगाह है? ये कोच्चि। ये हो गया केरल हमारा, और यहाँ पे कोच्चि बंदरगाह है। और इस कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। उसके बाद अगला जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु में है। ये हो गया तमिलनाडु, और यहाँ पे है एक तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन। और इस बंदरगाह का जो निर्माण किया गया था ये चेन्नई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए, अर्थात इसके यहाँ पे जितने भी सामान आते थे तो जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ने लगता था। इसी कारण इस बंदरगाह को इसके दबाव को कम करने के लिए बनाया गया, चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए। और यहाँ पे एक और बंदरगाह है एन्नौर, यहाँ पे एन्नौर। इसका भी जो निर्माण है ये भी चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। ये जो बंदरगाह है यहाँ पे नहीं है, ये चेन्नई के उत्तर में स्थित है, यहाँ पे कुछ एन्नौर। और ये हो गया चेन्नई बंदरगाह। ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह। और ये एक कृत्रिम बंदरगाह भी है, कृत्रिम बंदरगाह, जिसे मानव की तरह बनाया गया था। तो इसे आप याद रखेंगे, जो चेन्नई बंदरगाह ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश यहाँ हो गया कुछ इस प्रकार से। ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश। यहाँ पे है एक पोर्ट विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पोर्ट। इस बंदरगाह को सबसे सुरक्षित माना जाता है। सुरक्षित, तो सुरक्षित क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके आगे एक पहाड़ है जिसे जो छोटा जैसा है, ये एकदम डॉल्फिन के नाक के समान है, इसीलिए इसको डॉल्फिन नोज कहा जाता है, डॉल्फिन नोज। जिसके कारण यहाँ से जो समुद्री लहरें होती हैं ये इसे पार कर नहीं पाती, और इसी कारण इस बंदरगाह को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। इसी कारण इसे सबसे सुरक्षित बंदरगाह कहा जाता है। उसके बाद जो अगला बंदरगाह है ये है उड़ीसा में, ये हो गया उड़ीसा। यहाँ पे है पारादीप बंदरगाह, और ये महानदी डेल्टा पर स्थित है, महानदी डेल्टा पे। और पारादीप बंदरगाह से भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, लौह अयस्क का। चावल का भी निर्यात यहीं से किया जाता है। उसके बाद अगला जो बंदरगाह है ये कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि हुगली नदी पे है, हुगली नदी पे स्थित। ये हावड़ा ब्रिज के नीचे, ये हावड़ा ब्रिज है उसी के नीचे ये कोलकाता बंदरगाह स्थित है, हुगली नदी पे। और यहाँ एक हल्दिया पोर्ट भी है जो कोलकाता से 105 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। उसके बाद है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, अंडमान में, अंडमान द्वीप समूह पे ये पोर्ट ब्लेयर है।
और ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। अंडमान द्वीप समूह में तो है ही, लेकिन ये दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। तो इन बंदरगाहों को हमने देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, गुजरात में है कांडला बंदरगाह, उसके बाद महाराष्ट्र में है 2 बंदरगाह, मुंबई और एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद यहाँ पे गोवा में है मार्मागोवा बंदरगाह। उसके बाद कर्नाटक में है मंगलोर। फिर उसके बाद केरल में है कोच्चि, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, तीनों में पहला है तूतीकोरिन, दूसरा चेन्नई और तीसरा एन्नौर। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में 1 बंदरगाह विशाखापट्टनम। उसके बाद ओडिशा में है पारादीप बंदरगाह। फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ पे है कोलकाता बंदरगाह। और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान में और दक्षिणी अंडमान में यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर, और ये भी एक बंदरगाह है। तो यहाँ पे वही सब विशेषता लिखी हुई है। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नाहवा सीवा महाराष्ट्र में सबसे आधुनिक पोर्ट है। उसके बाद है मार्मागाओ, ये गोवा में है, पर्यटक एस्चुरी पर स्थित है। और फिर है मंगलोर जो कि कर्नाटक में कुद्रेमुख के लौह अयस्क का निर्यात करता है। फिर है कोच्चि, ये लैगून पर स्थित है और अरब सागर की रानी से कहा जाता है। फिर तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है, ये कम गहरा है, सबसे कम गहरा। और उसके बाद चेन्नई, ये तमिलनाडु में है, सबसे प्राचीन बंदरगाह है ये। उसके बाद एन्नौर, तमिलनाडु निगम आधारित। उसके बाद है, आप सिर्फ इतना याद रखें कि तमिलनाडु में स्थित है एन्नौर। उसके बाद है विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित है और यहाँ पे जहाज़ों की मरम्मत की जाती है। फिर है पारादीप बंदरगाह, ये ओडिशा में स्थित है, यहाँ पे चावल निर्यात किया जाता है। उसके बाद है कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। फिर अगला है पोर्ट ब्लेयर, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आगे लिखा है जल परिवहन से संबंधित परियोजनाएं निम्नलिखित है। तो कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही है जल परिवहन से संबंधित, जो कि है सेतु समुद्रम परियोजना, यहाँ पे डैश हो जाएगा। सेतु समुद्रम परियोजना के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के बीच 167 किलोमीटर के समुद्री मार्ग को पोतों के परिचालन योग्य बनाने की योजना है। तो यहाँ पे पोतों का विकास करने के लिए ये सेतु समुद्रम परियोजना चलाई जा रही है। और किसके बीच? तो ये बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के बीच। उसके बाद सेतु समुद्रम परियोजना के लिए एडम्स ब्रिज की समुद्री चट्टानों की छटाई की जानी थी। तो यहाँ पे देखिए, ये कोलकाता, ये भी बंगाल की खाड़ी हो गया। तो इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए और उस साथ ही साथ यहाँ पे ये वाला जो हो गया ब्रिज, ये वाला पुल जो आप बोलते हैं राम सेतु, इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, एडम्स ब्रिज। यहाँ पे पत्थरों की छटाई करनी थी, यहाँ पे जो पत्थर है यहाँ पे इनकी छटाई करनी थी, इन्हें काट के छोटा करना था ताकि इधर से जो जहाज है ये इस प्रकार से पार हो सके, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे आगे लिखा है इस नहर के बन जाने से भारतीय जलपोतों को श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। अर्थात यहाँ पे जो श्रीलंका है और ये है भारत, तो इस प्रकार से जहाज़ों को चक्कर लगाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे पत्थरों की छटाई हो जाती है एडम्स ब्रिज की, तो डायरेक्ट यहाँ से जो पोत है या फिर पोत अर्थात नाव, इनको इस प्रकार से आसानी होती जाने से इधर से घूमना नहीं पड़ता। लेकिन 2010 में इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद अगला परियोजना है ये सागरमाला परियोजना। इस परियोजना की घोषणा वर्ष 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह के विकास हेतु 25 मार्च 2015 को सैद्धांतिक मंजूरी दी। तो सागरमाला परियोजना ये 25 मार्च 2015 को इसे मंजूरी मिली और इसकी घोषणा कब की गई थी? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। उसके बाद है अगला परिवहन का जो साधन वायु परिवहन। यह परिवहन का सबसे तेज एवं महंगा संसाधन है। देखिए ये जाता तो सबसे तेजी से है, मतलब ये इसके द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही कम समय में जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो खर्च आता है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है।
क्योंकि इसका जो ईंधन का खर्च है ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। उसके बाद आगे है भारत में वायु परिवहन का प्रायोगिक विकास 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ, जो डाक पार्सल यान था। ये डाक पार्सल यान था, इसे आप याद रखेंगे। 1911 में वायु परिवहन का विकास हुआ और ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया, तो ये इलाहाबाद से नैनी के बीच। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश और नैनी उत्तराखंड में। तो भारत में वायु परिवहन का वास्तविक विकास 1927 ईस्वी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना के साथ हुआ। तो एग्जाम में जो पूछा जाएगा ये यही पूछा जाएगा कि वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ भारत में, तो ये 1911 में। फिर लिखा वास्तविक विकास कब हुआ, तब अगर वास्तविक विकास पूछ दे तो आप 1927 टिक करेंगे, नहीं तो 1911 ही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देश में स्थित सभी एयरवेज कंपनी को मिलाकर 2 भागों में बांट दिया गया। तो 1953 में जितने भी वायु परिवहन थे उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात सरकार अपने अंडर में ले ली, और देश में स्थित जितने भी एयरवेज कंपनी थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला इंडियन एयरलाइन और दूसरा एयर इंडिया। तो इंडियन एयरलाइन, इस कंपनी के द्वारा देश के आंतरिक हिस्सों के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्रों के लिए वायु सेवा प्रदान करने का अधिकार दिया गया। तो इसमें जो इंडियन एयरलाइन है ये देश के आंतरिक हिस्सों में भी परिवहन सेवा उपलब्ध कराएगा और साथ ही साथ पड़ोसी राष्ट्र के लिए भी। जैसे हमारे पड़ोसी राष्ट्र कौन हो गए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इनके लिए भी ये सेवा प्रदान करेगा। उसके बाद है एयर इंडिया। एयर इंडिया इंटरनेशनल, तो यह कंपनी लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती थी, अर्थात भारत से अमेरिका या फिर भारत से और भी कई दूसरे देश, ये पड़ोसी देशों को छोड़ करके। उसके बाद आगे है वर्तमान समय में भारत में मुक्त आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी के तहत अनुसूचित व गैर अनुसूचित कंपनियों के द्वारा वायु सेवा प्रदान किया जाता है। भारत में यह ओपन स्काई पॉलिसी 1994 में प्रारंभ की गई। आप बस इतना याद रखिए कि ओपन स्काई पॉलिसी जो है ये 1994 में भारत में प्रारंभ की गई। उसके बाद है स्पाइस इंडिगो कंपनी निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है। वर्तमान में टाटा कंपनी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। एयर इंडिया, जिसके अंतर्गत है एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया और विस्तारा। विस्तारा की ब्रांड एम्बेसडर अभी दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। ये करंट अफेयर्स के लिए हो जाएगा। उसके बाद आगे है वर्तमान समय में भारत में 27 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसमें से कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित हैं। तो देखिए ये कुछ हवाई अड्डे हैं। पहला है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पे है, ये दमदम कोलकाता में स्थित है, अर्थात पश्चिम बंगाल में। तो सुभाष चंद्र बोस का जो लंबा समय बीता ये पश्चिम बंगाल में ही बीता, कोलकाता में, तो इसी कारण उनके नाम पे कोलकाता में ये सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। फिर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में स्थित है। तो शिवाजी कहाँ के थे, तो ये महाराष्ट्र के थे, तो ये मुंबई में स्थित है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, ये दिल्ली में स्थित है। तो इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इन्होंने अपना सारा समय दिल्ली में ही बिताया। तो इससे आप याद कर सकते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, दिल्ली में। उसके बाद है मोनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, ये चेन्नई में। देखिए इसके नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है कि ये साउथ इंडिया का होगा, और साउथ इंडिया में ये तमिलनाडु का। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं चेन्नई, तमिलनाडु। तो मोनाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये चेन्नई में स्थित है। उसके बाद है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसके नाम में ही है श्रीनगर, तो ये श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जितने भी गुरु थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिख गुरु ये पंजाब में ही थे, तो पंजाब के अमृतसर में गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद अगला है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और भगत सिंह जो है ये भी पंजाब के ही थे,
तो पंजाब से ही आप रिलेट कर सकते हैं चंडीगढ़, तो शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है ये चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद है जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे है जॉली और यहाँ पे है देहरादून में हरा, तो आप इसे ऐसे करके रिलेट करेंगे कि जॉली को हरा देंगे, तो जॉली को हरा देंगे तो हो गया इससे जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये देहरादून में स्थित है। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे लखन में है, लखनऊ में है लखन, और यहाँ पे चौधरी चरण सिंह, यहाँ पे है बीच में चरण, तो देखिए लखन से याद कीजिए लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जी के चरण छुएंगे, या फिर जो लक्ष्मण जी हैं ये राम जी के जो चरण पादुका थी ये अपने सर पे उठाए थे, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद अगला जो है ये लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो स्थित है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट जो है ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये बिहार पटना में स्थित है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये बिहार के ही थे, तो उन्हीं के नाम पे बनाया गया है बिहार में। उसके बाद है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि रांची में स्थित है झारखंड में। फिर है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसके नाम में ही है जयपुर, तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है महाराणा प्रताप घरेलू हवाई अड्डा, ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर ये राजस्थान में स्थित है, इसे राजस्थान लिख दीजिए यहाँ पे राजस्थान। तो देखिए महाराणा, तो राजा महाराणा प्रताप जो थे ये एक राजा ही थे, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि महाराणा प्रताप घरेलू हवाई अड्डा जो है ये भी राजस्थान में ही स्थित है। फिर अगला जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात में है। तो जो वल्लभ भाई पटेल जी थे ये अहमदाबाद के ही थे, तो उन्हीं के नाम पे बनाया गया है। फिर है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है, तो आपने सुना होगा भोपाल में अर्थात मध्य प्रदेश में बहुत ही राजघराने हैं, राजघराने, सिंधिया राजघराना आपने सुना ही होगा, और नहीं भी सुना है तो राजघराने तो सुना ही होगा। तो ये राजघराने से राजा भोज, ये मध्य प्रदेश। उसके बाद आगे है देवी होगा, यहाँ पे देवा कर दिया गया है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इंदौर में स्थित है मध्य प्रदेश में। फिर अगला है स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे है विवेकानंद में विवेक, तो जिसके पास विवेक होगा उसी से हम राय लेने जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया रायपुर। तो स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? गुवाहाटी असम में। फिर है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बी, बीजू में है बी और भुवनेश्वर में है भू, तो ब और यहाँ पे है भ, तो भ एक ही साथ आता है, तो आप इसे ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है अगला बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। तो जो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये महाराष्ट्र के ही थे, तो उन्हीं के नाम पे बनाया गया है। उसके बाद आगे है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गोवा में स्थित है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु में स्थित है। केम्पेगौड़ा ये इम्पोर्टेंट भी है, तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे लिखा है केम्पेगौड़ा, यहाँ पे बीच में है पैग को लिखा है ना, इसी में है पैग, तो अगर कोई पैग लगा लेगा तो वो नाटक करने लगेगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं जो केम्पेगौड़ा है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कर्नाटक में स्थित है। फिर आगे है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। फिर है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि नाम से पता चल रहा है कोच्चि केरल में स्थित है। उसके बाद है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी तिरुवनंतपुरम केरल में ही स्थित है, नाम से पता चल रहा है त्रिवेंद्रम,
और तिरुवनंतपुरम। तो जो तिरुवनंतपुरम है इसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम ही था, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये पोर्ट ब्लेयर अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्योंकि जो वीर सावरकर जी जो थे, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे या फिर पढ़ने वाले होंगे कि वीडी सावरकर को पोर्ट ब्लेयर नहीं, अंडमान निकोबार में ही काला पानी की सजा दी गई थी। काला पानी की सजा, एक जेल में डाल दिया गया था, उसे ही काला पानी कहा जाता था, उसे ही काला पानी की सजा भी कहा जाता। तो इसी कारण जो अंडमान निकोबार में हवाई अड्डा बनाया गया है पोर्ट ब्लेयर में, उसे वीर सावरकर जी के नाम पे रखा गया है। अब आगे लिखा है 31 मार्च 2007 को इंडियन एयरलाइन व एयर इंडिया को आपस में विलय कर दिया गया। दोनों का विलय करके इसका नाम एयर इंडिया रखा गया। 5 अक्टूबर 2021 को घाटे में चल रही एयर इंडिया को निजी कंपनी टाटा ग्रुप्स ने अधिग्रहण कर लिया। तो आप बस इसे याद रखिए कि जो एयर इंडिया है इसका अधिग्रहण किसने किया है, तो ये टाटा कंपनी ने, टाटा ग्रुप्स। अब अगला है संचार जाल। तो हमने परिवहन समाप्त कर लिया, अब संचार। तो संचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से लोग अपने संदेशों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं। तो संचार क्या है, तो देखिए, अगर हम अपनी बातों को किसी अन्य स्थान पे किसी माध्यम से पहुंचाते हैं तो वो जो माध्यम हो गया ये हो गया संचार, संचार का साधन। और जनसंचार के साधन निम्नलिखित हैं। तो देखिए क्या क्या है। पहला है रेडियो। तो रेडियो, भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्ष 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और वर्ष 1957 में इसे आकाशवाणी में बदल दिया गया। तो पहले तो जो रेडियो का प्रसारण किया गया था ये 1923 में किया गया था। उसके बाद 1936 में से ऑल इंडिया रेडियो का नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद 1957 में ये आकाशवाणी कहलाने लगा। टेलीविज़न प्रारंभिक दौर में, अगला है यहाँ पे टेलीविज़न होगा, उसके बाद डैश होगा। प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित थी। तो ये सिर्फ दिल्ली में ही चलाई जाती थी, जहाँ इसे वर्ष 1959 में प्रारंभ किया गया। वर्ष 1972 के बाद अन्य केंद्र भी प्रारंभ हुए और 1975 तक भारत के केवल 7 शहरों में ही टेलीविज़न प्रारंभ हुई। फिर आगे लिखा है 14 मार्च 1995 को अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया की शुरुआत की गई। डीडी इंडिया की शुरुआत कब हुई? 1995 में। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया। 16 दिसंबर 2004 को डायरेक्ट टू होम सेवा प्रारंभ की गई। उसके बाद अगला है भारतीय डाक सेवा। यहाँ पे है डाक सेवा, ऊपर में हो गया है, यहाँ पे नीचे होगा। तो भारतीय डाक सेवा विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवा है। आधुनिक भारतीय डाक प्रणाली की शुरुआत 1776 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा की गई थी। यद्यपि यह प्रणाली जनसाधारण के लिए 1837 में शुरू की गई। विश्व डाक सेवा दिवस होगा, यहाँ पे दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप बस इसे याद रखें कि जो विश्व डाक सेवा दिवस है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1874 में की गई थी तथा वर्ष 1984 में भारत एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का भी सदस्य है। तो यहाँ आप ये याद रखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा भारतीय डाक प्रणाली की शुरुआत 1776 में की गई और विश्व डाक सेवा दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और 1957 में इसे ही नाम इसका बदल करके आकाशवाणी कर दिया गया। बस इतना ही याद रखना है, हो सके तो आप इसे भी याद कर लेंगे। 2004 में DTH की शुरुआत की गई, डायरेक्ट टू होम। बाकी ये सब आपका मैप है जो कि आपके PDF में ऐड है। और एक जो बचा सभी रेलवे जोनों को याद करने की ट्रिक के साथ मैं कल इसे पूरा करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।